जी बेटा, आज हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर। आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होती हैं बेटा? कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट की जरूरत होती है। नंबर और यूनिट को दोनों को कलेक्टिवली हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और बाज़ औक़ात अगर हम उनके साथ डायरेक्शन लगा देना तो ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा नाम सेंस बात कर रहा है, नाम सेंस वाला बंदा बात कर रहा है। ठीक है जी। जैसे जरा देखें, आप लोग चीनी लेने के लिए जाते हैं ना, और आप लोग कहते हैं कि 5 किलोग्राम। देखें, आपने क्वांटिटी बताई है, कौन सी क्वांटिटी? मैस। 5 किलोग्राम, किलोग्राम मैस की यूनिट है ना, तो 5 किलोग्राम। देखें, 5 नंबर है और किलोग्राम यूनिट है। ठीक है, तो आप इतना कह देंगे जी हमें चीनी दे दें और कितनी? 5 किलोग्राम दे दें, तो वो बात समझ जाएंगे कि इनको कितनी क्वांटिटी में चीनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसके साथ डायरेक्शन लगा देंगे जनाब, हाँ हमें जी 5 किलोग्राम चीनी नॉर्थ दे दें, नॉर्थ यानी कौन सा? शुमाल, तो जनाब कैसा लगेगा? ठीक है, चलें जैसे आपकी मर्जी। अब वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं बेटा? वेक्टर्स क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? यानी उनको डिस्क्राइब करने के लिए नंबर की जरूरत होती है, यूनिट की, और एक तीसरी चीज की भी जरूरत होती है। कौन सी चीज? डायरेक्शन की। माइक का मसला रहा है जी, मैं बोल तो ऊंचा ही रहा हूँ। देखिए हाँ तो है ना। भाई मैं आपको अब जल्द बता दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ से अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, और जल्द इंशाल्लाह इसके नोट्स भी देता हूँ मैं। काम मैंने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी शुरू कर देंगे। अच्छा भाई जरा देखें, वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर्स कौन से? रिक्वायर, these are the quantities that are required, नहीं that are नहीं, that requires, that requires कौन सी चीज? नंबर। और कौन सी चीज? यूनिट। और कौन सी चीज? डायरेक्शन फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखें, ये जो दो चीजें होती है ना, नंबर और यूनिट, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ों की जरूरत होती है, या बात होगा तो हम कहते हैं नंबर, यूनिट और डायरेक्शन, तीन चीज़ों की जरूरत होती है। अच्छा अब बच्चों अगली बात जरा देखें, बात यह है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा ये आपकी बुक में ना कोई बड़ा टॉपिक नहीं गिवन है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाला। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वेक्टर को लेटर से ज़ाहिर करते हैं और लेटर के ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो। देखिए ना, एरो क्यों लगाते हैं? एरो अक्सर आपने बोर्ड पर देखोगे एरो लगा होता है। क्यों लगा होता है? डायरेक्शन शो करता है। तो डायरेक्शन शो करने के लिए एरो, और सिर्फ जो लेटर है वो किस चीज़ को शो करता है? वो बेटा शो करता है किस चीज़ को? वो मैग्नीट्यूड को। ठीक है जी, तो सिंबॉलिकली letter with arrow upon it। अच्छा जैसे आप जरा देखिए ना, वेलोसिटी है v, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो। एक्सेलरेशन है a, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो।
फोर्स है, कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। बच्चों पुराना तरीका ऐसा भी था कि इनके नीचे भी एरो लगा देते, ये पुराना तरीका था, लेकिन आजकल ये नहीं चल रहा, लेकिन ये गलत नहीं है, ठीक है। आइए बात समझ में। और बच्चों जरा देखें वेक्टर का, अच्छा बात जगहों पर ना बोल्ड लेटर से भी ज़ाहिर कर देते हैं, बोल्ड लेटर से भी, यानी एफ को बोल्ड कर दिया, लेकिन बच्चों बात यह है कि वो वाला थोड़ा सा वाज़ह नहीं होता। चलो कंप्यूटर से तो लिखो ना तो बोल्ड वगैरह हम कह सकते हैं बोल्ड है, लेकिन अगर हाथ से लिखो तो फिर उसमें बोल्ड या इटैलिक ये चीज़ें फिर वाज़ह नहीं होती। हम अक्सर लिख रहे होते हैं तो वो इटैलिक ही आ रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा अब बच्चों वेक्टर को कैसे ज़ाहिर करते हैं, लेटर और उनके ऊपर एरो से। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे ज़ाहिर करते हैं, बेटा एरो नहीं लगाते ना, एरो नहीं लगाते, तो एरो हटा देते हैं, ये तो हो गया वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन हटा दें, मैग्नीट्यूड किससे ज़ाहिर करेंगे, जैसे वेलोसिटी का है तो v, ए का है तो a, f का है तो f, ठीक है। या फिर एक और तरीका भी है कि आप एरो लगा रहने दें, लेकिन उनके गिर्द ना दो लाइनें जिन्हें डिटर्मिनेंट कहते हैं ना, वो लगा दें। जैसे जरा देखें, ये नज़र आ रहा है बेटा, देखें जरा, चलें यहाँ लिख देते हैं, v है, एरो लगा दें, इसके गिर्द ये लगा दें, ये निशान डिटर्मिनेंट इन्हें कहते हैं। उसके अलावा a है, हाँ ये लगा दें, फोर्स है f, तो ये लगा दें। तो इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि ये जो है ये f के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एरो अगर डिटर्मिनेंट लग जाए तो उसका मतलब एरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा चलें जनाब, अब वेक्टर को ग्राफिकली, ये नहीं अगर आपने पूरे का पूरा, ये तो एक है ना वेक्टर की सिंबल, लेकिन अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिया जाए, डायरेक्शन भी बता दी जाए, तो फिर उसे कैसे ज़ाहिर करते हैं। तो बेटा वेक्टर को एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं, उस लाइन को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर, ठीक है जी, वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव लाइन। जरा देखें, ये तो है ना सिंबॉलिकली वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, आगे कौन सा है, ग्राफिकली। कौन सी चीज, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आ, अच्छा लाइन होती है और लाइन की एक साइड पर एरो लगा होता है, एरो हेडेड लाइन उसे कहते हैं, एरो हेडेड लाइन। और इस एरो हेडेड लाइन को क्या कहते हैं, कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव लाइन। या इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेटर भी कहते हैं। अब बच्चों इस लाइन की जो लेंथ होती है ना, लेंथ लंबाई, वो एक प्रॉपर स्केल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्केल, अब वो भी समझा देता हूं कि प्रॉपर स्केल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर स्केल किस चीज को शो करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को, और बेटा एरो वाली जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है जी। तो कौन सी चीज, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव लाइन shows the magnitude of vector according to proper scale and arrowhead shows the direction of vector। अच्छा अब बच्चों जरा देखो ना, अगर आप लोगों को एक वेक्टर कहा जाए, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है जी। आपको कहा जाता है कि एक वेक्टर है, फोर्स है, एफ है, ठीक है, कह रहा है उस कितनी है 500 न्यूटन और नॉर्थ की साइड पर है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है। अच्छा बच्चों डायरेक्शन शो करने के दो तरीके होते हैं ना, एक तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कहलाता है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम,
और एक और होता है एंगल से आप जाहिर करते हैं, थीटा से जाहिर करते हैं। तो वहां पर एक्स और वाई एक्सेस लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब जरा देखें बच्चों, आपने क्या करना है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये कौन सी चीज हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब आप मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट होता है, लाइन ऑफ लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ लाइन से। और लेंथ ऑफ लाइन क्या मतलब, आपने 500 न्यूटन, क्या मतलब, न्यूटन तो कोई लेंथ की यूनिट ही नहीं है ना, इसकी जगह आप सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि पेपर पर लाइन ड्रा करनी होती है ना बेटा, पेपर पर जो लेंथ हम ड्रा करते हैं तो सेंटीमीटर के हिसाब से करते हैं ना, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है या किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाता है और मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो प्रॉपर, एक तो प्रॉपर यूनिट सेलेक्ट करनी है लेंथ की, और दूसरा स्केल भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी ऐसी इतने स्केल के मुताबिक अगर हम लोग इस मैग्नीट्यूड को लेंथ, हाँ एज्यूम करेंगे लेकिन प्रॉपर होना चाहिए भाई, ठीक है ना जी। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही इम्प्रॉपर किस्म का आप सेलेक्ट कर लें, यानी उससे इतनी बड़ी लाइन बने कि वो पेपर पर ही ना आए, या इतनी छोटी लाइन बने कि वो सही तरीके से उसकी मेजरमेंट ही ना हो रही। तो अब जरा देखें ना, अब आप लोग बेटा तकरीबन आई थिंक लेंथ जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक की जो लेंथ होती है ना, 5 से 7 सेंटीमीटर, ये इतनी लेंथ होनी चाहिए तकरीबन, ये ज़्यादा प्रॉपर रहती है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्केल जो है ना वो एक कंसिडर करते हैं, स्केल कौन सा कंसिडर करते हैं, हम कहेंगे कि 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप बताएं 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 500 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, शाबाश बताएं कितना, बता रहे होंगे आई थिंक, कितना हो जाएगा, मैं लिखूं, शाबाश जल्दी करो ना बच्चों, 5 सेंटीमीटर 500 हो जाएगा। इसका मतलब आपने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है पेपर पर, कागज पर, तो बच्चों 5 सेंटीमीटर एक मुनासिब लेंथ होती है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लगे ये बहुत कम है तो आप स्केल डबल ले लें, यानी 50 न्यूटन कितना कर दें 1 सेंटीमीटर, तो 500 फिर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वो पेपर पर आ सकता है 10 सेंटीमीटर तो उतना कर लें, एक प्रॉपर स्केल चुनना है ताकि जो लाइन पूरी लगे ना, 5 सेंटीमीटर आपने लंबी लाइन लगानी है, तो लाइन ऐसी हो कि पेपर से बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना बन रही हो। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, हमने यहाँ डायरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और कौन सा होगा, वेस्ट होगा। अब हम लोगों ने नॉर्थ की जानिब लाइन खींचनी है, ऊपर की जानिब लाइन खींचनी है, ये नॉर्थ, और कितनी लंबी खींचनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपने स्केल रखना है, स्केल, और बच्चों स्केल से आप इतनी लंबी लाइन खींचेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, मैंने तो ऐसे अंदाजे से खींची है ना, आपने स्केल से खींचनी है 5 सेंटीमीटर, और बच्चों ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये फोर्स बन गई है 5 सेंटीमीटर, का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ना ये 500 न्यूटन है। तो ये जनाब लाइन जो है ना, इस वेक्टर की फोर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन बन गई है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन बन गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे फिर इसका दूसरा जो है ना वो सिस्टम से आपको एक समझा देता हूँ एग्जांपल, यानी अगर एंगल हो तो ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है। अब बच्चों जरा देखें ना, अगर हमारे पास यही एक एग्जांपल आ जाती है, फोर्स की एफ है और कितनी आ गई 800 न्यूटन आ गई, मैंने अपने पास ऐसे चेंज कर दिया, वही एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन थीटा कितना है, थीटा सपोज करें कि वो कर रहा है 30 डिग्री, या तो बता देगा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, अगर नहीं बताता तो फिर आप खुद समझ जाएं कि ये एक्स एक्सिस के साथ है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, मैग्नीट्यूड के लिए प्रॉपर स्केल, स्केल आपने चुनना है, कौन सा, हम यही चुन लेते हैं 100 न्यूटन किसकी इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। अब बताओ 800 न्यूटन क्या मतलब, कितनी लंबी लाइन खींचेंगे 8 सेंटीमीटर। अब आप प्रॉपर, ये आपके पास जो सिस्टम बन जाता है ना, ये एक्स और ये कौन सा वाई, और इस तरफ एक जी होता है जेड, ये कहलाता है कार्टेशियन, वो जो है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, ये जो है ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कहलाता है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अच्छा
हाँ ठीक है, ये तो प्लेन, एक ये प्लेन है, लेकिन अगर जेड भी लग जाएगा ना फिर वो प्लेन नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा अब बच्चों जरा देखें, हमने लंबी लाइन खींचनी कितनी, 8 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा कितना होना चाहिए 30। तो 30 का एंगल जहाँ देखने के लिए ना आप डी लगाएंगे, डी, तो यहाँ से ये डी का 30 का एंगल बन गया। आप जनाब 8 सेंटीमीटर स्केल की लेंथ से आपने ये 8 सेंटीमीटर, अब मुझे नहीं पता कि ये 8 सेंटीमीटर है या कितनी है, मैंने तो ऐसे ही लगा दी है, और लाइन होनी भी सीधी चाहिए, मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी है। तो ये आपके पास 30 डिग्री क्या हो गया थीटा, और 8 ये फोर्स है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है 800 न्यूटन होगा। सही है जनाब, ये तो हो गया वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों इसके बाद आगे है कि वेक्टर की एडिशन, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 10 के अंदर, अब आपके कोर्स में गिवन नहीं है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा अब बेटा आगे जो है वो है दो चार और बातें जरा कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर वेक्टर की फिर आगे चलते हैं, जो आपके कोर्स में चीजें हैं वो पढ़ते हैं। बेटा पता है कि सर अगर थीटा y एक्सिस से गिवन हो, जी वैसे तो देखो ना y एक्सिस से गिवन होगा तो आप y एक्सिस से जहां d लगाकर कर लें, नहीं तो 90 से y वाला माइनस कर लेंगे तो वो x वाला आ जाएगा। सर किस तरह पता लगेगा कि एंगल x पे लगाएं? नहीं देखें, आपने x पर ही लगाना है ना। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसका थोड़ा सा दिमाग अपनी जगह पर नहीं होगा तो वो वह y का कह देगा, नहीं तो डेली जो रूटीन है, जो तरीकाकार है, जो डेली प्रैक्टिस है वो उसमें तो x एक्सिस ही होता है। ठीक है। सर थोड़ा समझा रहे हैं कोई बच्चा मसला। अच्छा बच्चों देखें ना, अगर ये मसला आ रहा है ना तो इस चीज को आप लोगों ने वीडियो पर देख लेना है, दोबारा वीडियो पर देख लेना है। ठीक है जी, एक्स वाई वाला ये है ना यार, इधर देखो एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, दोनों जहां पर मिल रही हैं ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है। और बच्चों ये सिस्टम हम बनाते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। एक्स डायरेक्शन कैसे, एक्स से एंगल, वो एंगल डायरेक्शन बता रहा है। देखो ना एंगल चेंज हो जाएगा, अगर 45 हो जाएगा तो डायरेक्शन जहां आ जाएगी, 60 हो जाएगा डायरेक्शन जहां, 90 हो जाएगा तो जहां, अगर 180 हो जाए तो इधर डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो जिसमें हम लोग ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अच्छा अब बच्चों इसके बाद आगे है, जरा देखें क्या हो गया। अच्छा तो अब बच्चों इसके बाद चलें आगे है जी जनाब। अच्छा एक तो आपको पता होनी चाहिए कि नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नहीं नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, यानी दो वेक्टर होंगे तो उनमें से एक नेगेटिव होगा। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। बच्चों एक होता है डायरेक्शन का अपोजिट होना, एक होता है डायरेक्शन का डिफरेंट होना। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, फर्क नहीं करते। डायरेक्शन का अपोजिट होना क्या मतलब है, अगर एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की बिल्कुल अपोजिट तरफ हो। डायरेक्शन का डिफरेंट होना क्या है, अगर इधर है तो दूसरी की इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, ये सारी डिफरेंट है। लेकिन अपोजिट होना 180 के एंगल पर होना। बच्चों अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेंथ बराबर है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। और बेटा जब दो नेगेटिव वेक्टर आपस में प्लस होते हैं ना तो आंसर जो आता है वो नल वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर जिसे कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा और एडिशन के तरीके तो आप पढ़ चुके हैं, एक तरीका आपने पढ़ा था कौन सा, हेड टू टेल रूल। आगे है बेटा जो हेडिंग है वो है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा या हम लोग कहते हैं, अच्छा चलें अब बच्चों बात ये है कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना, वेक्टर से उसके कंपोनेंट बना देना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम द वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। स्प्लिटिंग लिखते हैं, into its component is called क्या कहलाता है, वेक्टर रिजोल्यूशन। ठीक है जी। अब जरा देख लेते हैं जनाब, अब सपोज करें ना आपके पास ये एक वेक्टर है, एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास एक वेक्टर है एफ है, सपोज करें कि यह है 16 न्यूटन, और बच्चे एंगल बना रहा है। भाई ऐसा ना करें ना प्लीज़, ये तो फिर क्लास डिस्टर्ब रहेगी मेरी।
एंगल आपके पास ये बना रहा है कितना, सपोज करें कि 60 डिग्री का, ठीक है जी, ये एक वेक्टर है। अब हम पहले तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो कैसे, एंगल आ गया ना, तो कौन सा मेथड हम इख्तियार करेंगे भाई, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। अब हम स्केल चुन लेते हैं, स्केल चुन लेते हैं कितना, 10 न्यूटन इक्वल कितना, 1 सेंटीमीटर। बच्चों 60 न्यूटन है, बताएं कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब बच्चों हम लोगों ने काम ये करना है, ज़रा देखें कि 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है 60 डिग्री पर। तो जनाब ये हो जाएगा, आई थिंक ये वाला एंगल ना, यहाँ पर ये वाला थीटा जो है ना वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो जनाब यहाँ पर हम लोग 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं स्केल की मदद से। एक तो यार हाँ से लाइन भी टेढ़ी आ रही है। ये जनाब हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर एफ हो गया, एफ वेक्टर हो गया। अब बच्चों इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बेटा ये जरा देखें ना, सारे का सारा एक्स डायरेक्शन में नहीं है, सीधा आगे होता है ना तो हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन, सीधा ये ऊपर की जाने भी नहीं है बल्कि आगे की जाने भी है। देखे ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और आगे चला गया, यहाँ पर पहुँच गए, और ऊपर की जाने भी है। तो बेटा इसके इसके अंदर ना दो पार्ट हो गए, आगे की जानिब यानी एक्स वाली साइड पर भी और ऊपर वाली साइड पर भी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ना हम एक परपेंडिकुलर, ऊपर से नीचे की जानिब ये एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या मतलब, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों ये इसका ऊपर की जाने वाला कंपोनेंट बन गया, इसको ऊपर की जानिब जितना असर है ना वो बन जाएगा ये वाला। इस हिस्से को हम बोल देंगे कौन सी चीज़, ऊपर की जानिब कौन सा है, वाई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ वाई कंपोनेंट। ये एफ हो गया, ये एफ वाई हो गया, और ये इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, एफ एक्स कहेंगे। तो अब आप देख लें तो ये आपके पास ना एक क्या बन गई है, एक ना ट्राई एंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राई एंगल, राइट एंगल ट्राई एंगल। ये अगर पॉइंट हम इस राइट एंगल ट्राई एंगल का ओ कह दें, ये पी कह दें, और ये वाला पॉइंट क्या कह दें, क्यू कह दें, तो आपके पास ना एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन गई, कौन सी, ओ पी और क्यू। ठीक है, राइट एंगल ट्राई एंगल बन गया। कौन सी, ओ पी क्यू बन गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अच्छा अब बच्चों बात ये देखें, आपको ये वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इसकी डायरेक्शन भी गिवन है, थीटा भी नहीं गिवन है, डायरेक्शन का क्या मतलब, थीटा भी गिवन है। अब आपने इस वेक्टर से यानी इसके ये जो मैग्नीट्यूड है, इसकी ये जो लेंथ है और ये जो इसका डायरेक्शन है थीटा, इससे एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तब भी हम कहेंगे कि हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया, वेक्टर से उसके कंपोनेंट फाइंड कर लिए। अब बेटा वेक्टर से उसके जब कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग असल में वो फार्मूले बनाएंगे जिनके जरिए ये एक्स और वाई कंपोनेंट हम वेक्टर से फाइंड करेंगे। बेटा ये टॉपिक थ्योरी में भी आ सकता है, लेकिन इसके जब फार्मूले पढ़ लेंगे तो फिर उन फार्मूलों से आगे क्या आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे। अच्छा अब जरा देखते हैं जनाब, अगर हमने एफ वाई हमारे पास क्या है, पी क्यू है, ये अगर फाइंड करना है, और एफ एक्स क्या है, ओ क्यू है, तो यहाँ पर मैं एफ एक्स जो है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, हॉरिजॉन्टल, तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट भी कहते हैं। और बेटा ये वर्टिकल ऊपर की जाने में ना, तो इसे वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट कौन सा, कंपोनेंट या इसको क्या कहते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे अब यहाँ पर कौन सा है, एफ एक्स है, कोई और भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकती है। ठीक है जी, कोई भी यहाँ पर वेक्टर हो सकता है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे सपोज करें यहाँ पर एफ एक्स है,
तो ये बेटा किसके इक्वल है, जरा देखें, एफ एक्स की जो लेंथ है ना वो ओ क्यू के इक्वल है। ओ और कौन सी चीज़ है, क्यू है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ना ओ पी और क्यू, इसकी इस साइड की लेंथ यानी जो वेक्टर वाली लेंथ है ना ये हमें गिवन है ना, देखें 60 न्यूटन, क्या मतलब इस स्केल के मुताबिक ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लेंथ फाइंड करनी है, ये थीटा भी मालूम करना है, थीटा सॉरी गिवन है। कोई तो ऐसा रिलेशन हमने फाइंड करना है, ऐसा रिलेशन देखना है जो ये इस साइड की लेंथ, ये वाली यानी हाइपोटेनियस की लेंथ, ये क्या हो गया, ये तो बेस हो गया ना, ये बेस है, ये बेस है, बेस हाइपोटेनियस और कौन सी चीज है, ये थीटा के दरमियान रिलेशन शो करे। तो जरा देखें ओ क्यू असल में क्या है, ये बेस बन गई है, बेस बन गई है। अच्छा मैं जिससे क्या उससे बात है बच्चे से हमारा सर ये एफ वाई और एफ एक्स के दरमियान एंगल हमेशा 90 रखें जी, लाजमी मस्ट है एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान एंगल कितना होता है, बेटा हर हाल में 90 डिग्री का एंगल होता है, हर हाल में 90 डिग्री का एंगल होता है। सर ये तो वो हाइपोटेन्यूज वाला नहीं बनेगा। कौन सा, जी यार कौन सा हाइपोटेनियस वाला नहीं बनेगा भाई, वेक्टर। हाँ तो वही तो ये हाइपोटेनियस ही बन रहा है ना, ये जो वेक्टर, ये वेक्टर तो हाइपोटेनियस है। अच्छा अब जरा देखें जी, और बच्चों जरा देखें यहाँ पर ये जो ओ पी है यानी ये जो एफ वेक्टर है, एफ है, ये क्या चीज है, ओ पी है। ठीक है जी, ओ पी है। और बच्चों ये क्या बन गया, ये हाइपोटेनियस बन गया। ठीक है जी, और जरा देखें जी कि ये जो एफ वाई है, एफ वाई, ठीक है, ये क्या है, पी क्यू है, पी क्यू है, और ये कौन सी चीज है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, कौन सी चीज, पी क्यू है। अब बच्चों हमने एफ वाई फाइंड करना है, एफ वाई कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ वाई यानी यहाँ पर मैंने हेडिंग ऊपर डाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, यहाँ नीचे डालनी चाहिए थी। ठीक है हाँ, और बच्चों एक ही बात है, पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखें, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ यानी कौन सा, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो जरा देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके दरमियान रिलेशन है, यानी एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स है ना, ठीक है एक्स है, एफ एक्स एफ और थीटा के दरमियान। तो कौन सा रिलेशन होता है पता है, एफ क्या मतलब है, हाइपोटेनियस और बेस के दरमियान कौन सा थीटा होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, जरा देखें, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, बेस क्या है आपके पास, ओ क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। अब बेटा कॉस थीटा आपके पास ओ क्यू क्या मतलब है, वेक्टर एफ, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ओ पी क्या है, एफ एक्स है, नहीं हाँ, ओ पी एफ है, और ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, एफ एक्स है। तो हमने तो एफ एक्स फाइंड करना है ना, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा एफ कॉस थीटा। तो बच्चों जरा देखें ना, अब ये लाजमी याद रख लेना है कि एफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ कॉस थीटा, यानी एफ की जगह तो एफ आ गया ना, एक्स की जगह कौन सी चीज आ गई, कॉस थीटा। आगे कई जगह ऐसी आएंगी जहां पर एक्स लिखोगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जगह क्या लिखते हैं, तो आपने फौरन बता देना है कॉस थीटा। अच्छा अब बच्चों यहाँ पर आगे नीचे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम थोड़ा रहता है इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब बच्चों जरा देखें वाई कंपोनेंट और एफ के दरमियान रिलेशन, वेक्टर के कंपोनेंट और वेक्टर के दरमियान, ये वेक्टर है और उसके कंपोनेंट के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। तो जरा देखें ये एफ वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, और एफ क्या है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान कौन सी रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी, हाँ शाबाश। देखें यहाँ पर मेरे पास जो बैठे हुए हैं वो कह रहा है कि जी
सिन थीटा है, और जिंदगी में पहली दफा मैंने सिन थीटा सुना है, हमेशा हम साइन थीटा सुनते आ रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा चलें जी, कौन सा है? सिन थीटा, वेरी गुड। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। अब बच्चों बात यह है कि साइन थीटा किसके हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी चीज है? पी क्यू है। अच्छा, इसके ऊपर ये आएगा पी क्यूब, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है? ओपी है, ओपी। अब बच्चों साइन थीटा, देखिए पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है? एफ वाई, एफ वाई है। अब बच्चों ओपी, ओपी क्या है? एफ है, वेक्टर जो है। अब बच्चों हमने एफ इधर डिवाइडर इधर आकर क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ वाई किसकी हो जाएगा? एफ साइन थीटा। तो देखो ना बच्चों, अब जरा देखें यहाँ पर जो बात है, बात क्या है? अगर आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एफ मैग्नीट्यूड है ना, ऊपर एरो नहीं रहा तो मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर की डायरेक्शन पता है, यानी पूरा वेक्टर पता है ना। वेक्टर में दो ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यानी वेक्टर पता है। तो बेटा ये फार्मूले में वेक्टर के मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है यानी थीटा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। क्या मतलब है? वेक्टर से उसका एक्स कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। और बेटा इसी तरीके से वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करें, डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखो वेक्टर से उसका हॉरिजॉन्टल और वेक्टर से उसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया हमने। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर कहलाता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा बच्चों कितना टाइम रहता है बेटा, जरा जल्दी बताएं। 4 मिनट्स हैं। अच्छा चलें, अब जो है ना वो इसी को मैं रिवाइज कर देता हूँ, टाइम इतना ही है, आगे नहीं पढ़ सकेंगे। बेटा वेक्टर के ना 2 कंपोनेंट हम लोग, वैसे 3 भी होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट भी होता है, लेकिन आपके लेवल में सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है जी। तो बच्चों वेक्टर के ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं ना, इनको वेक्टर के क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। यानी एक्स डायरेक्शन में जो होता है उसे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में होता है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर का वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। बेटा अगर आपको वेक्टर पता है, वेक्टर क्या मतलब? वेक्टर की 2 चीजें पता है ना, वेक्टर में होती ही 2 चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या मतलब? थीटा पता है। तो बच्चों आप उसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें आप वेक्टर से उसके कंपोनेंट फाइंड करते हैं, हम कहते हैं हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। रिजोल्व करना, असेंबली रिजोल्व कर दी भाई। रिजोल्व करना क्या मतलब है? तोड़ देना। तो हमने वेक्टर को तोड़ दिया उसके कंपोनेंट में। ठीक है। अच्छा अब बच्चों बात ये है कि देखें कैसे करते हैं। बेटा अगर हमारे पास वेक्टर है और उसका एंगल पता है, तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर जो होता है ना उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो बेटा ये जो वाई डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट ये सब बन रहता है ना, ये एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरी साइड पर क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, उसमें वेक्टर जो है वो हाइपोटेनियस बन गया, एक्स कंपोनेंट बेस बन गया, वाई कंपोनेंट क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। बच्चों अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो तो आप कौन सी रेशियो लगाएंगे? जो बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान होती है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। बेस यहाँ पर क्या है जरा देखें, बेस है एफ एक्स, तो बेस की जगह, बेस ऊपर था ना उसकी जगह हमने एफ एक्स लगा दिया, और हाइपोटेनियस की जगह क्या लगा दिया? एफ। अब ये इधर डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखें जी वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। भाई वाई कंपोनेंट जो है ना वो क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और वेक्टर क्या है? हाइपोटेनियस है। तो वेक्टर के कंपोनेंट और वेक्टर के कंपोनेंट के दरमियान रिलेशन यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसकी इक्वल होता है? साइन थीटा के। परपेंडिकुलर ये देखें ना, ये परपेंडिकुलर है ऊपर एफ वाई, और हाइपोटेनियस कौन सी चीज है? एफ है। तो एफ बाय एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। एफ इधर डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।